Hello friends, you are most welcome in BNP law classes. So I have been discussing MCQ type questions from local law of Madhya Pradesh, that is Madhya Pradesh Land Revenue Code and MP Accommodation Control Act. ऑलरेडी तीन पार्ट बन चुके हैं इस सीरीज़ के, ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में मैं 2016 का जो पेपर है उसके 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि 2018 में एक मेजर अमेंडमेंट आई थी MPLRC में और उसकी वजह से क्वेश्चंस अब चेंज हो गए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या अमेंडमेंट थी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सेक्शंस या चैप्टर्स अब ऑल टुगेदर डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है ऑन ऑल लैंड्स on which the assessment has not been made, the assessment of land revenue shall be made by। तो वो सारी भूमि जहाँ पे असेसमेंट नहीं हुआ है। अब मैं असेसमेंट की बात करूँ तो असेसमेंट का मतलब होता है निर्धारण, ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं निर्धारण। तो अगर निर्धारण नहीं हुआ है तो किसके द्वारा असेसमेंट किया जाएगा? तो असेसमेंट किया जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है कलेक्टर, तीसरा है सेटलमेंट ऑफिसर, चौथा है कॉन्डुलेशन ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और असेसमेंट का जो प्रोविजन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपको सेक्शन 60 में देखने को, ठीक है। और सेक्शन 60 जो कि चैप्टर 6 का लास्ट सेक्शन है और चैप्टर 6 पे डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो बात करता है असेसमेंट ऑफ एन अनअसेस्ड लैंड, ठीक है। तो कोई भी अगर अनअसेस्ड लैंड है तो उसका असेसमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? कलेक्टर के द्वारा। तो ये आपको सेक्शन 60 में देखने को मिलेगा। और एक और सेक्शन है जो असेसमेंट की बात करता है, वो है सेक्शन नंबर 73, जिसकी मार्जिनल हेडिंग ही असेसमेंट है। तो उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 73 जो है चैप्टर नंबर 7 में आता है और ये कहता है द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल फिक्स द असेसमेंट ऑन ईच होल्डिंग एट सच रेट एज मे बी फिक्स्ड। तो वो भूमि जिसका असेसमेंट अभी तक किया ही नहीं गया हो तो वो किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा एज पर सेक्शन 60। और वो भूमि जिसका असेसमेंट को बताना है कि ईच होल्डिंग में क्या असेसमेंट होगा, जिसको प्रिस्क्राइब करना है, तो वो फिक्स किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के द्वारा एज पर सेक्शन 72। मैंने शायद 73 लिख दिया यहाँ पे, लेट मी करेक्ट, 72, ठीक है। तो 72 का जो मार्जिनल हेडिंग है वो असेसमेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द टर्म ऑफ सेटलमेंट। टर्म ऑफ सेटलमेंट की बारे में इन चार ऑप्शन में से क्या सही है? तो देखिए, अब ये जो टर्म ऑफ सेटलमेंट है ना, ये आपको टर्मिनोलॉजी 2018 के पहले 2018 के पहले काफ़ी बार देखने को मिलती थी आपके MPLRC 1959 में। और 2018 अमेंडमेंट से चैप्टर नंबर 8 को डिलीट कर दिया गया, जो कंसिस्ट करता था सेक्शन नंबर 78 से 103, जिसमें सेटलमेंट की बातें थी। तो अब सेटलमेंट की बात रही ही नहीं और उसकी जगह असेसमेंट आ गया है, मतलब एक दूसरे चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो टर्म ऑफ सेटलमेंट से रिलेटेड अब कुछ भी नहीं है एक्ट में। तो अब ऐसे सवाल जिनमें टर्म ऑफ सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ हो तो वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो क्वेश्चन यही है कि टर्म ऑफ सेटलमेंट के बारे में क्या सही है। दूसरा सवाल ये बनता है कि MPLRC 2018 अमेंडमेंट के तहत कौन सा चैप्टर है जो डिलीट कर दिया गया है? तो वो चैप्टर नंबर 8 है, जो एक्सटेंड करता था सेक्शन नंबर 78 से सेक्शन नंबर 103 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है बाउंड्रीज ऑफ ऑल विलेजेस शैल बी फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाय परमानेंट बाउंड्री मार्क्स इज प्रोवाइडेड इन। कौन से सेक्शन में ये दिया गया है कि जो बाउंड्रीज ऑफ विलेज होंगी वो परमानेंट बाउंड्री मार्क से डिमार्केट की जाएंगी? डिमार्केट का मतलब होता है जैसे सपोज ये एक भूमि है तो यहाँ पे डिमार्केशन लाइन कर दी, जिससे ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, मतलब अलग अलग करना और मार्किंग करना, उसे बोलते हैं डिमार्केशन ऑफ लैंड। तो इसका ऑप्शन है 121 ऑफ MPLRC, सेक्शन 124 ऑफ MPLRC, सेक्शन 125 ऑफ MPLRC और सेक्शन 126 ऑफ MPLRC। बहुत क्लोज ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस एक ही चैप्टर में से लिए गए हैं। तो ऐसे में आपको पर्टिकुलर सेक्शन याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आंसर है 124
और जो सेक्शन नंबर 124 है वो पहला सेक्शन है। सॉरी, मैंने आपसे बोला कि सारे सेक्शंस एक ही चैप्टर से लिए गए, नहीं। सेक्शन नंबर 121 जो है वो फॉल करता है चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 जो है उसका एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 124 से 136 तक, ओके। और चैप्टर नंबर 10 पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो जो चैप्टर नंबर 10 है ये बात करता है बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे मार्क्स की, ठीक है। और उसका जो सेक्शन नंबर 124 है वो बात करता है एक्चुअली पहले 2018 अमेंडमेंट के पहले इसकी जो मार्जिनल हेडिंग है वो कुछ इस प्रकार जो दी गई है वैसी हुआ करती थी। अब जो उसकी मार्जिनल हेडिंग है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेज सेक्टर एंड सर्वे मार्क्स और प्लॉट नंबर, ठीक है। और ये मतलब अभी भी आप ये याद रख सकते हैं कि जो बाउंड्री मार्क्स के कंस्ट्रक्शन या डिमार्केशन की बात है वो आपको सेक्शन नंबर 124 में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक और सवाल जो इस चैप्टर से बहुत आता है वो है सेक्शन नंबर 127 से, जिसकी मार्जिनल हेडिंग है डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस, ठीक है। तो अगर मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस की बात करें तो आंसर होगा 127, और अगर बात करें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स की तो वो होगा सेक्शन नंबर 124। अब जब विलेज होता है और एक होता है आपका अर्बन एरिया, एक होता है रूरल एरिया, ठीक है। तो जो विलेज एरिया है वहाँ पे क्या किया जाता है, और अर्बन एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको डिटेल्ड वहाँ पे जो डिटेल वीडियो बनाया है उसमें ये बात बताई है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर कोई विलेज एरिया है तो वहाँ पे आपके जो वो डिवाइड होगा वो बाउंड्रीज से डिवाइड होगा, और वहाँ पे जो है वो विलेज नंबर या सर्वे नंबर दिया जाएगा। और कोई अर्बन एरिया है तो वहाँ पे सेक्टर नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेक्टर्स क्या होते हैं। सेक्टर्स अर्बन एरिया में होते हैं और नॉन अर्बन एरिया में सेक्टर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे प्लॉट नंबर्स होते हैं, ब्लॉक नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात करता है usufructuary mortgage of land by a Bhumi Swami would not be valid if it is for a period more than। अब ये जो टर्म है यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज, ये आपने सेक्शन नंबर 58 ऑफ टीपीए में पढ़ा होगा। सेक्शन नंबर टीपीए में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज दे रखे हैं। वहाँ पे एक मॉर्गेज यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज भी है। फ्रक्श का मतलब होता है प्रॉपर्टी इटसेल्फ, मतलब उसकी पोजेशन। तो यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज का मेन जो एलिमेंट है कि पोजेशन भी ट्रांसफ़र की जाती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज ऑफ लैंड किया जाएगा भूमि स्वामी के द्वारा, ठीक है, वो कितने पीरियड के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो वो 5 सालों के लिए वैलिड होगा, 6 सालों के लिए वैलिड होगा, 10 सालों को भी वैलिड होगा, या 7 सालों के लिए वैलिड होगा। तो सेक्शन नंबर 165 इसकी बात करता है। एक्चुअली जो सेक्शन नंबर 165 है ये ऑल टुगेदर ट्रांसफ़र ऑफ लैंड की बात करता है। उसी में जो सबसेक्शन 1 है, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको एग्जैक्ट प्रोविजन बताती हूँ। हाँ, जिसका सबसेक्शन 2 जो है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी जो है वो यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज की बात कहेगा, और वहाँ पे स्पेसिफिक लिख रखा है कि 6 सालों के लिए किया जाएगा। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के सुनाती हूँ। ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए, नो यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज ऑफ any land by Bhumi Swami shall hereafter be valid if it is for a period exceeding 6 years and unless it is condition of the mortgage that on the expiry of the period mentioned in the mortgage deed the mortgage shall be deemed without any payment whatsoever by the Bhumi Swami to have been redeemed in full and mortgagee shall forthwith redeliver possession of the mortgage land to the Bhumi Swami। तो यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि अगर यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज करना है भूमि स्वामी को तो वो 6 सालों तक के लिए ही कर सकता है। अब यहाँ पे ना एक बात और इम्पॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 165 की, जो कि 2 का क्लॉज ए है, जिसको भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। प्रोबेबली आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस पेपर जो कि जैसे कि MPHS आपका 28 फरवरी 2021 को होना है, या MP लोअर जुडिशरी का पेपर भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, तो उसमें ये सवाल आ सकता है। ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 नो मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड बाय अ भूमि स्वामी शैल हियरइनआफ्टर be valid unless at least 5 acres of irrigated or 10 acres of unirrigated land is left with him free from any encumbrance or charge।
तो मैं इसको आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि वो कहना क्या चाहता है. जस्ट लेट मी क्लियर द स्पेस. ये आप अपने बेरेक में भी लिख सकते हैं सो दैट आपके फ्यूचर में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईजी हो जाए. तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कोई अगर भूमि स्वामी है, ठीक है, और उसके पास या तो इरिगेटेड लैंड होगी या तो अनइरिगेटेड लैंड होगी, ठीक है. तो अगर उसके पास जो लैंड है वो 5 एकड़ है, 5 एकड़ इरिगेटेड के केस में और 10 एकर्स है अनइरिगेटेड के केस में, ठीक है. तो अगर उसके पास ऐसी 2 लैंड है, मतलब अगर सिर्फ 5 एकड़ ही इरिगेटेड लैंड है या 10 एकड़ ही अनइरिगेटेड लैंड है, तो वो उसका मॉर्गेज नहीं कर सकता. आपको बात समझ आई? नो मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड बाय द भूमि स्वामी शैल हियर आफ्टर बी वैलिड अनलेस एटलीस्ट 5 एकड़ ऑफ इरिगेटेड और 10 acres of unirrigated land is left with him free from any encumbrance or charge. मतलब वो तभी मॉर्गेज कर सकता है ऐसी लैंड को जब इससे ज़्यादा है, मतलब उसको अपने पास इरिगेटेड के केस में 5 एकड़ भूमि और अनइरिगेटेड के केस में 10 एकड़ भूमि रखनी ही होगी, ठीक है. और वो भी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्ब्रांस और चार्ज होना चाहिए, मतलब इस पर कोई मॉर्गेज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है, नहीं तो फार्मर या जो लोग हैं वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी लाइन ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये बार लगाई गई है, ये राइडर लगाया गया है. जो ये दो यहाँ पे 5 और 10 एकड़ का जो लिमिट दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये कहता है विच पनिशमेंट कैन बी इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट ऑफ द अमाउंट नॉट सो पेड, ठीक है. तो कोई अगर क्या पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी अगर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू नहीं पे किया गया है उस केस में. अब इसमें ऑप्शंस हैं नॉट एक्सीडिंग 50%, फिर है नॉट एक्सीडिंग 10%, नॉट एक्सीडिंग 20% एंड नॉट एक्सीडिंग 100%. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पहले जो इसका आंसर हुआ करता था, मतलब 2018 अमेंडमेंट के पहले, वो होता था नॉट एक्सीडिंग 100%. लेकिन 2018 अमेंडमेंट से ये जो सेक्शन था ये कवर करता था सेक्शन नंबर 143, उसमें उसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और वो अब डिफरेंट कर दिया गया है. जो डिफरेंट प्रोविज़न आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है उसको मैं बताऊंगी. पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन नंबर 143 है, मतलब क्या पनिशमेंट होगी अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे, वो कवर होता है आपका चैप्टर नंबर 11 से. क्योंकि चैप्टर नंबर जो 11 है जिसका एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 137 से लेके सेक्शन नंबर 156, वो रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात करता है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखें सेक्शन नंबर 143 तो वो कहता है, इसकी मार्जिनल हेडिंग है पीनल इंटरेस्ट ऑन डिलेड payment of land revenue if land revenue is not paid up to the end of the period as specified in section 140. अब वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी क्या स्पेसिफाइड पीरियड है सेक्शन 140 में. Simple interest shall be payable on the arrear thereafter till the date of payment at the rate of 12% per annum for first 12 months and thereafter at the rate of 15% per annum, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो भी 140 सेक्शन में डेट फिक्स की गई है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सी डेट फिक्स की गई है. तो सेक्शन नंबर 140 पढ़ें तो वो कहता है द लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन अकाउंट ऑफ अ ईयर शैल फॉल ड्यू on the first day of April of that year and shall be paid up to the last day of June of that year. तो भाई ड्यू कब होगा? ड्यू होगा पहले 1 अप्रैल को, ठीक है. और दिया कब तक जाएगा? आपको देना है लास्ट डे ऑफ जून को, ठीक है. तो ये ड्यू होगा 1 अप्रैल को, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, और आपको पे करना है लास्ट डे ऑफ जून तक. अब 143 ये कह रहा है कि अगर आप 1 अप्रैल से लास्ट जून तक नहीं दे पाते हैं तो आप पे क्या पीनल इंटरेस्ट लगेगा. तो इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा. तो सवाल ये भी आ सकता है कि इंटरेस्ट का नेचर क्या होगा, तो वो होगा भाई सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है. और इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट होगा भाई 12% पर एनम, ठीक है, या इंटरेस्ट होगा 15% पर एनम. 12% कब होगा? अगर जो फेलियर है वो पहले 12 महीनों के लिए है. तो पहले 12 महीनों के लिए, मतलब सपोज
आपने यहाँ जून 2021 के लास्ट तक आपने नहीं दिया तो जुलाई 1 से लेके जो मई लास्ट तक जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा 12 महीनों का, वो लगाया जाएगा 12% से, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट होगा वो पर एनम 15% से लगाया जाएगा। ये बातें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बेयर एक्ट आप खोल लीजिए, उसमें मार्क कर लीजिए, 100% ये सब्सिक्वेंट अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन कवर किए MPLRC के। अब हम आते हैं MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के क्वेश्चन पे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक्ट जो है 1961 का एक्ट है। टोटल जो सेक्शन है इसमें 51 है, टोटल चैप्टर 7 है, और टोटल जो स्केड्यूल है वो 2 दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन नॉट फॉर्म अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि जो सेक्शन नंबर 12 है उसमें काफ़ी सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं एविक्शन के, जिनके बेसिस पे जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन का सूट लेके आ सकता है। वो एक्सटेंड करते हैं 12(1)A से लेके 12(1)P तक। तो इसी में सवाल जो है वो सेक्शन नंबर आपके 12 से ही पूछा गया है। देखिए सेक्शन नंबर 12 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसको मत अवॉइड कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि इस पर निमोनिक बना के सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या एक एविक्शन का ग्राउंड नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूसेंस, हाँ जी बनेगा। दूसरा क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, ये भी बनेगा। तीसरा है मटीरियल स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन, ये भी बनेगा। होल्डिंग ओवर एक ग्राउंड ऑफ एविक्शन नहीं है। अब मैं अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ न्यूसेंस, तो ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 12(1) के सी में। डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल भी सेक्शन नंबर 12(1)(C) में ही देखने को मिलता है। अगर मैं मटेरियल स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन की बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 12 के 1 के M में। ठीक है, तो आप इनको रीड कर लीजिए और मार्क कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोलता है अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड। तो इन 4 चीज़ों में से क्या इंक्लूडेड नहीं है 12 के 1 के C में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे न्यूसेंस 12(1)C में इंक्लूडेड था, लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल जो था वो भी 12(1)C में इंक्लूडेड था। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और मार्क करते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है द टेनेंट और एनी पर्सन रिसाइडिंग विद हिम हैज़ क्रिएटेड अ न्यूसेंस। हाँ जी, ये बिल्कुल एक ग्राउंड बनता है 12(1)C का। दूसरा है द टेनेंट और एनी पर्सन रिसाइडिंग विद हिम हैज़ डन एनी एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द पर्पस फॉर विच टू द टेनेंसी, मतलब टेनेंसी जिस चीज़ के लिए दी गई थी उसके अगेंस्ट कोई काम किया गया है, तो भाई ये भी एक ग्राउंड बनता है। तीसरा ऑप्शन देखें तो ये कहता है द टेनेंट और एनी पर्सन रिसाइडिंग विद हिम हैज़ डन एनी एक्ट विच लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली एंड सब्सटैंशियली द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये भी एक ग्राउंड बनता है। जब आप सबसेक्शन 12(1)C पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन के बाद उसको रीड भी कर दूंगी। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोलता है द टेनेंट हैज़ अनलॉफुली सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन ना, ये जो ग्राउंड है ये आपको 12(1)B में देखने को मिलेगा, ना कि 12(1)C में। तो आंसर होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से देखें तो पूछा गया है नॉट, क्या इंक्लूड नहीं है। तो अब मैं रीड करती हूँ आपके लिए। 12(1)C ये कहता है दैट द टेनेंट or any person residing with him has created a nuisance or has done any act which is inconsistent with the purpose for which he was admitted to the tenancy of the landlord or which is likely to affect adversely and substantially the interest of the landlord। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है द अकोमोडेशन लेट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस रिक्वायर्ड बोनाफाइडी बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट फॉर ऑक्यूपेशन एज अ रेसिडेंट फॉर हिमसेल्फ। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट आप सिर्फ इतना देखिए इसमें कि भाई सेक्शन 3 की बात कर रहा है। अब सेक्शन 3 मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। सेक्शन 3 ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे अकोमोडेशन होंगे जहाँ पे MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। पहले कोई भी अगर ऐसा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की अकोमोडेशन है तो उस पर MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। कोई, लिख देती हूँ मैं, आप शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, कोई अगर लोकल अथॉरिटी का अकोमोडेशन है जो कि नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए
यूज़ हो रहा है तो उस पर भी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई लोकल अथॉरिटी का अकोमोडेशन रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो उस पर एमपी अकोमोडेशन एप्लीकेबल होगा। कोई मैटरनिटी होम है, ठीक है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो इस पर एमपी अकोमोडेशन एक्ट नहीं लगेगा। मतलब इन सब चीज़ के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। एक राइडर इस पे लगाया गया है कि इनसे जो इनकम ड्राइव हो वो इन्हीं में यूज़ हो। अब यहाँ पे सवाल ये था कि भाई एग्जेम्पशन क्या क्या है, तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैंने एक्चुअली ऑप्शन के ऊपर लिख दिया तो मैं रीड नहीं कर पाऊँगी। ओके, सो नाउ पहला ऑप्शन है इट हैज़ टू फाइल दी सूट अंडर 12(1)(e)। नहीं, अगर 3 में है तो एग्जेम्पशन है, सूट फाइल होगा ही नहीं किसी भी सेक्शन के तहत एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के। दूसरा है इट हैज़ टू फाइल द सूट अंडर 12(1)(f)। नहीं, सिविल सूट लाई अंडर 12(1)(e)। नहीं, नो प्रोविजन ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट शैल बी एप्लीकेबल। दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमेशा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में नॉट पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि भाई गलत क्या है। हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल विद एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी टेकन ओनली ऑन कंप्लेंट। तीसरा है द कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट मस्ट बी मेड विद इन 6 months from the date of the commission of the offence। and चौथा है the magistrate can pass a sentence of the exceeding 2000 rupees under the act। तो देखिए, जब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 44 की, ठीक है, तो वो बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की। तो मैं पहले आपको सेक्शन नंबर 44 समझा देती हूँ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, पहली बात इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कॉग्निजेंस लेगा वो जो मजिस्ट्रेट वो JMFC फर्स्ट क्लास या अबव होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमेशा एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में जो कॉग्निजेंस है वो कंप्लेंट पे लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो मजिस्ट्रेट है वो 2000 रुपये से ऊपर का फाइन भी कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर गिवन इन CRPC। नेक्स्ट बात यह है कि जो लिमिटेशन पीरियड दे रखी है जिसमें जो व्यक्ति है उसको सूट लेके आना है वो दे रखी है 3 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है वो तो सही होगा। दूसरा ऑप्शन कॉग्निजेंस कंप्लेंट मिल जाएगा, ये भी सही होगा। तीसरे ऑप्शन में कहता है कि भाई जो कंप्लेंट है वो 6 महीनों के अंदर आपको करनी है, तो वो गलत है क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटेशन दे रखी है वो 3 महीनों की होगी। ये पर्टिकुलर सेक्शन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस इसी वीडियोस के प्रीवियस पार्ट्स देखेंगे, पार्ट 3 पार्ट 2, उसमें आपको देखने को मिलेगा। हम लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। ये बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ RCA रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज मेड बाय। कौन अपॉइंट करेगा RCA को। पहला ऑप्शन कलेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन कलेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा कमिश्नर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई आंसर होगा कलेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं बात करूँ RCA के अपॉइंटमेंट उसके प्रोसीजर की, तो वो आपको डील करेगा सेक्शन नंबर 28 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। 28 में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि भाई कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन अपॉइंटमेंट करेगा, कौन व्यक्ति RCA हो सकता है, कौन व्यक्ति RCA नहीं हो सकता। तो सेक्शन नंबर जो 28 है ये आपका चैप्टर नंबर 5 में फॉल करता है। चैप्टर नंबर 5 की जो हेडिंग है वो अपॉइंटमेंट ऑफ RCA, देयर पावर, फंक्शन एंड अपील, ठीक है। और यहाँ से मेंस का सवाल भी MPCJ में बनता है। अब मैं 28 की बात करूँ तो 28 में पहली बात तो यही की जा रही है कि जो RCA है उसको अपॉइंट कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, और उसको अपॉइंट करते वक्त कलेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति RCA से अपॉइंट किया जाएगा वो डिप्यूटी कलेक्टर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। आप इसे मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, डिप्यूटी कलेक्टर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रीलिम्स का सवाल बार बार बनाया जाता है। और उसका सबसेक्शन 2 कहता है द कलेक्टर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट फ्रॉम अमंग्स्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर 1 और मोर RCA एज ही डीम फिट टू असिस्ट द RCA अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो कलेक्टर है वो चाहे तो एक से ज़्यादा RCA बना सकता है जो मेन RCA है उसको असिस्ट करने के लिए, और वो भी डिप्यूटी कलेक्टर की रैंक से कम नहीं होंगे। तो ये तो था आपका पूरा
10 क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि मैंने और क्या क्या पढ़ाया है। और अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।